दोस्तों, एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता है। उस परिवार में माता पिता के अलावा उनके दो बच्चे थे। बड़ा बेटा जिसकी उम्र 24 साल थी और उसका नाम रमेश होता है। छोटी बेटी होती है जिसकी उम्र 19 साल होती है और उसका नाम सुनैना होता है। घर परिवार काफी अच्छे से चल रहा होता है क्योंकि उसके पिताजी एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। लिमिटेड पेमेंट था, लेकिन उसी पेमेंट से अपने परिवार को अच्छे तरीके से चला रहे थे। बच्चे पढ़ने लिखने में काफी होशियार होते हैं। बेटा जो होता है रमेश, वो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम देता है और सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में सब सक्सेस हो जाता है और वो सब इंस्पेक्टर बन जाता है। जो बेटी होती है उसका सपना होता है ग्रेजुएशन के बाद उसे यूपीएससी करना था और यूपीएससी करके उसे आईएएस बनना था। बेटी भी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में थी, उसका भी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला होता है। अब बेटा सब इंस्पेक्टर बन चुका था, बहुत सारे रिश्ते उसके लिए आने लगे थे और पिताजी भी सोच रहे थे, माँ भी सोच रही थी कि अब बेटे की शादी कर देनी चाहिए क्योंकि हम लोग बूढ़े हो रहे हैं और जीवन में कौन सी घटनाएं आकस्मिक घट जाएंगी इसके बारे में किसी को पता नहीं है। घर में बहू आ जाएगी तो घर को संभाल लेगी और फिर एक अच्छी सी लड़की का रिश्ता आता है और उसे देखने के बाद अपने बेटे की शादी कर देते हैं। रमेश की शादी हो जाती है, घर में बहू आ जाती है, घर में खुशियों का माहौल हो जाता है। बहू भी काफी सुंदर होती है, सुशील होती है, अपने घर को अच्छे तरीके से संभालती है, अपने सास ससुर का काफी ख्याल रखती है, अपनी ननद का हमेशा ख्याल रखती है। उसकी ननद जो थी, ग्रेजुएशन उसका कंप्लीट हो रहा था और वो यूपीएससी की तैयारी में लग गई थी। वो हमेशा उसको कहती रहती थी कि आप पढ़ते रहिए, घर के काम का चिंता मत करिए, घर का काम मैं हूँ सब करने के लिए। इस तरह से घर परिवार काफी खुशी पूर्वक चल रहा था। लेकिन अचानक एक दिन एक भयंकर हादसा होता है। पति पत्नी किसी काम से बाहर जा रहे होते हैं, सफर कर रहे होते हैं, तभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और वो दोनों ऑन द स्पॉट खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, उस परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। रो रो करके बेटी का तो हाल बुरा हो जाता है। बेटा भी काफी परेशान होता है, रोता है और कहते हैं कि हर दुख से एक बार आदमी को बाहर निकलना ही पड़ता है और धीरे धीरे उस दुख से, उस तकलीफ से बेटा और बेटी दोनों बाहर निकलते हैं। थोड़े दिनों तक तो जो बहू होती है वो अपने ननद का अच्छे तरीके से ख्याल रखती है, लेकिन जब समय बीतता जाता है तो बहू का रवैया चेंज होने लगता है। अब वो ननद से अपना कंपटीशन करना शुरू कर देती है। अब बांट करके काम करना शुरू कर देती है। उस अपने ननद को कहती है कि अगर मैं इतना काम करूंगी तो तुम भी काम करोगी। वो देखती थी कि उसकी ननद जो है वो पढ़ाई में दिन रात बिजी रहती है, अपनी यूपीएससी का प्रिपरेशन करती है, लेकिन फिर भी कहती है कि तुम पढ़ाई नहीं करती हो, तुम टाइम पास करती हो, इसलिए घर का काम तुम्हें भी करना पड़ेगा, मैं इस घर की कोई नौकरानी नहीं हूँ। दोस्तों, ऐसे ही समय बीत रहा है। काफी सुनैना को कष्ट झेलना पड़ रहा था। उसके माता पिता के जाने के बाद उसके जीवन पे तो एक ग्रहण सा लग गया था। जब उसके माँ बाप थे तो उससे कोई भी काम नहीं करवाता था, न भाई न भाभी, और उसके माता पिता भी उससे कोई काम नहीं करवाते थे। उसको सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए छोड़ दिया गया था। लेकिन अब उसके जीवन की सामत आ गई थी। अब पढ़ाई के अलावा वो रात रात भर जग करके अपने यूपीएससी की प्रिपरेशन करती थी और पूरे दिन उससे उसकी भाभी काम करवाती थी। काम खुद नहीं करती थी और बाकी जितना भी काम होता था उसके सामने ले आकर के रख देती थी। कहती थी कि मेरे पति का कमाई है, तुम कहीं से नहीं ला रहे हो या तुम्हारे माता पिता ने छोड़ करके नहीं रखा है। मेरा पति कमा रहा है तो मैं ऐश करूंगी, लेकिन तुमको काम करना पड़ेगा। दोस्तों, समय बदलता जाता है और उस बेचारी के कष्ट बढ़ते जाते हैं। अब धीरे धीरे जो उसकी भाभी होती है उसके दिलो दिमाग पर कुछ ऐसी चीजें चलने लगती है। वो सोचने लगती है कि अब कैसे इसको यहाँ से पीछा छुड़ाया जाए, इसका किसी न किसी तरीके से शादी करके यहाँ से भगा दिया जाए, क्योंकि अब हमारे कल के बच्चे होंगे। अब उनके ऊपर खर्चा बर्चा ना करके इसका भाई जो है इसी के ऊपर करता रहेगा, क्योंकि यूपीएससी वगैरह की तैयारी करने में काफी पैसे की खर्चा होता है, कोचिंग ट्यूशन वगैरह में। उसका भाई अपनी बहन को बहुत प्यार करता था। वो हमेशा अपनी बहन को पढ़ाई करने के लिए कहता रहता था, लेकिन भाई तो अक्सर ड्यूटी में होता था। घर में तो उसकी पत्नी होती थी और वो इसके साथ गलत करती थी। सुनैना भी अपने भाई को कुछ नहीं बेचारी बता पाती है। वो भी सोचती है कि क्या बताऊं, और समय ऐसे आगे कटता रहता है। एक दिन जो उसकी भाभी होती है अपने पति रमेश से कहती है कि देखो, तुम्हारी बहन बड़ी हो गई है और उसका जो चाल चलन है, उसका आचरण मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वो घंटों घंटों बैठ करके और
चैटिंग करती रहती है, घंटों घंटों बैठ करके दूसरे लड़कों से बातें करती रहती है। तुम यहाँ नहीं रहते हो, वो घूमने के लिए इधर उधर कहीं निकल जाती है। इस तरीके से झूठ मूठ का अपने पति का कान भरना शुरू कर देती है। लेकिन रमेश जानता था कि उसकी बहन ऐसी नहीं है। उसका भरोसा था अपनी बहन के ऊपर, तो इस अपने पत्नी की बातों को नेग्लेक्ट करता है। लेकिन जब वो धीरे धीरे हर दिन उसके बारे में उसकी बुराई करना शुरू कर देती है, हर दिन उसको कहती है कि तुम्हें अगर मेरे ऊपर शक है, तुम मेरी बातों का भरोसा नहीं कर रहे हो, तो दूसरे लोगों से भी पूछ लो। ऐसा कुछ था नहीं कि वो सुनैना ऐसा करती थी। सुनैना तो जो भी अपने मोबाइल पर चैट करती थी या जो दोस्तों से बातें करती थी, तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के बारे में, अपनी कंपटीशन के बारे में बात करती थी। लेकिन इस चीज को उसने नेगेटिव वे में लेकर के और अपने पति को भड़काना शुरू कर दिया। वो भी सुनते सुनते उसके भी कान पक जाते हैं, और वो भी धीरे धीरे वो भी महसूस करने लगता है कि हो सकता है कि सुनैना सुनैना गलत रास्ते पर जा रही हो। वो कहती है कि उसकी पत्नी कहती है कि मैं लड़का देख रही हूँ, मैं अपने भाइयों को बता दी हूँ इसके लिए एक लड़का देखने के लिए। आपके पास तो समय नहीं है, लेकिन मैंने अपने भाइयों को बता दिया है कि इसके लिए लड़का देखो और इसकी जल्दी से जल्दी शादी कर दिया जाए। रमेश भी कहता है ठीक है, अपने भाइयों को बता दो। अच्छा लड़का, अच्छे परिवार का, खानदानी होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, नौकरी वाला होना चाहिए। अच्छा लड़का देखो और फिर इसकी हम लोग शादी कर देंगे। मेरे पास तो समय नहीं है, मैं तो बिजी रहता हूँ। पुलिस की नौकरी तुम्हें पता ही है, इसलिए तुम कैसे भी एक अच्छा लड़का ढूंढवाओ और शादी कर देते हैं। दोस्तों, अब उसकी भाभी को तो मन वाली मुराद उसकी पूरी हो चुकी थी। वो तो यही चाहती थी कि कब इसकी शादी करके और इसको यहाँ से घर से भगा दूं, क्योंकि इसके भाई का कोई भरोसा नहीं है, इसको क्या क्या दे देगा। और उसके दिलो दिमाग में ये भी चल रहा था कि इसके माता पिता की जो प्रॉपर्टी है, कहीं कल के दिन ये उस प्रॉपर्टी पर भी अपना हक न जमाने लग जाए। इसलिए जितना जल्दी हो सके इसका शादी विवाह करके और यहाँ से भगा दिया जाए। और वो ये भी सोच रही थी कि उसकी शादी भी ऐसा किया जाए, ऐसे गरीब व्यक्ति से किया जाए जिसको न दहेज देना पड़े और न ही कुछ देना पड़े। वो कभी भी हमारे से ऊंचा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल के दिन अगर किसी बड़े घर में अगर शादी हो जाएगी तो ये हमें हमारी आंखें दिखाना शुरू कर देगी। तो वो ये भी चाहती थी कि वो किसी गरीब घर में ही जाए, जिससे कि वो हमेशा हमारे एहसानों तले दबी रहे और उसके भाई का दहेज में पैसा भी न लगे। और ऐसे ही लड़के ढूंढवाती है और एक लड़का ऐसा मिल जाता है। एक गरीब परिवार मिल जाता है जहां पर उस परिवार में सिर्फ लड़का रहता है और उसकी माँ रहती है। किसी जमाने में उस लड़के का परिवार, उसके माता पिता काफी बड़े अमीर होते हैं, लेकिन उसके पिता को शराब की लत लग जाती है, नशे की लत लग जाती है, जुए की लत लग जाती है, और धीरे धीरे उस जुए की लत में सारी चीजें, अपनी सारी प्रॉपर्टी को वो बेच देते हैं। बाद में जब ये बेटा होता है और पत्नी सिर्फ बच जाती है, वो बेचने के बाद वो एक दिन इसका पिता खत्म हो जाता है, मर जाता है, तो उसके बाद ये बेटा और उसकी माँ रह जाते हैं। ये लोग एक छोटे से किराए के मकान में रह रहे होते हैं। माँ जगह जगह पर काम करती, लोगों का चौका बर्तन करके अपने बेटे को पढ़ा रही होती है और किसी तरह से अपना और अपने बेटे का पेट पाल रही थी। इसकी भाभी जा करके उस लड़के से मिलती है, उसके घर से मिलती है और उसको देखती है, तो बहुत खुश होती है और सोचती है कि ऐसा ही परिवार तो इसको चाहिए, और फिर उसके साथ शादी उसका तय कर दिया जाता है। दोस्तों, शादी जब तय हो जाता है, वो आने के बाद अपने पति से कहती है कि मैंने लड़का देख लिया है, काफी संस्कारी है, काफी सुंदर है और काफी बड़े लोग हैं, अच्छा खासा परिवार है। जब उसका पति ये सुनता है कि ऐसा लड़का देखा है इसने, तो बोलता है कि ठीक है, उसका दिन वगैरह तय कर लो और तय समय पर शादी कर दिया जाएगा। सारी चीजें फिक्स हो जाती हैं, उसको कुछ भी दहेज देना नहीं होता है, सिर्फ लड़की देना होता है, क्योंकि वो इतना गरीब था कि किसी भी तरीके से उसकी शादी हो जाए, यही बड़ी बात थी। दहेज कहाँ से मांगेगा वो। और तय समय पर उसकी शादी तय कर दी जाती है। लड़का, जिसका नाम होता है विकास, विकास काफी होनहार होता है। वो पढ़ने लिखने में भी काफी तेज होता है, लेकिन उसकी माँ को अपने बताता नहीं था, क्योंकि उसके माँ के पास पैसे नहीं थे, तो वो प्राइवेट अपना पढ़ाई करता रहता था। उसकी माँ को सिर्फ यही पता था कि बच्चा मेरा सिर्फ 12वीं तक पढ़ा है, लेकिन वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था प्राइवेट से, और कुछ काम भी कर रहा था, जिससे घर परिवार का खर्चा बर्चा चल रहा था। देखने में काफी सुंदर था, सुशील था। जब वो बारात लेकर के आता है और
तो गांव वाले देखते हैं तो उसको देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि इतना स्मार्ट और इतना सुंदर लड़का था। सारे लोग उसकी तारीफ करते हैं कि इतना सुंदर दामाद है। शादी हो जाती है। शादी होने के बाद सुनैना को विदा करके उसका पति लेकर के जाता है। जब सुनैना ससुराल जाती है, ससुराल जाने के बाद जब उस घर में जाती है, पहले तो उसके काफी ख्वाब होते हैं, जो एक लड़कियों के सपने होते हैं कि अच्छा पति, सुंदर घर बार मिलेगा। जब उसकी भाभी बताई होती है कि काफी बड़े लोग हैं, काफी अमीर लड़का है, काफी पढ़ा लिखा है, काफी सुंदर है, और तो सुनैना जब उसको देखती है तो सुंदरता तो उसके अंदर था ही, लेकिन जब घर वो जाती है और घर पे देखती है कि उसका लड़के का घर एक मिट्टी का छोटा सा घास फूस का घर है, तो देखने के बाद वो दंग रह जाती है, काफी दुखी हो जाती है। और दुखी होने के बाद सोचती है कि मैं अब अपने भैया और भाभी से इसका जवाब मांगूंगी कि ऐसा क्यों किया मेरे साथ इन लोगों ने। लेकिन फिर सोचती है कि ठीक है, थोड़े दिन रुकती हूँ, मैं देखती हूँ, उसके बाद कुछ भी सोचा जाएगा। रात को जब अपने पति के पास जाती है, जो विकास के पास जाती है, रात को दोनों जब सोते हैं तो विकास की बातें सुन करके और विकास से बात करके उसे ऐसा महसूस होता है कि ये जो व्यक्ति है ये बहुत ही ईमानदार है, और बेशक इसके पास पैसे रुपए की कमी है, लेकिन ये बहुत दिलदार है। ये एक सच्चा पति है, ये मुझे जीवन भर मेरा साथ देगा। उसका पति विकास उससे कहता है कि देखो सुनैना, मेरे पास पैसे रुपए नहीं है, लेकिन ये गारंटी है कि मैं जीवन भर तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम मेरे प्यार से हमेशा फूलों की तरह से महकती रहोगी, गमकती रहोगी। मैं कभी भी जीवन में तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। तुम्हारी जो भी इच्छाएं होंगी उसे हमेशा पूरा करने की कोशिश करूंगा। जब इतनी बातें वो अपनी पत्नी से कहता है, सुनैना से कहता है, तो सुनैना उसकी बातों को सुन करके और उसकी आंखों में आंसू आने लगता है, और वो अपने पति के गले लग जाती है और कहती है कि मुझे नहीं चाहिए दुनिया की ऐशो आराम, मुझे एक सच्चा पति चाहिए, और वो आपके रूप में मुझे मिला है, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद फिर इन दोनों की जो जिंदगी है, लाइफ है, जो वैवाहिक जीवन है, काफी खुशी पूर्वक चलने लग जाता है। हफ्ते 10 दिन बीतते हैं, फिर उसके बाद समय आता है, एक जो रस्म निभाया जाता है, दोबारा अपने गांव जाया जाता है। वो अपने पति के साथ गांव जाती है, और जैसे ही जब सुनैना अपने भाभी के दरवाजे पर जाती है, उसकी भाभी बाहर खड़ी होती है और कहती है कि क्यों रे सुनैना, कैसा है तेरा ससुराल। उसकी भाभी तो यही सोचती है कि ये गरीब के पल्ले हमने इसको मर दिया है, अब ये गरीबी से परेशान हो रही होगी, यहाँ तो ऐसो आराम कर रही है, वहां पर इसको मजदूरी करना पड़ेगा, वहां इसको काम करना पड़ेगा, चौका बर्तन करना पड़ेगा, इसकी जिंदगी तो बड़ी बुरी तरह से कट रही होगी। लेकिन तभी सुनैना कहती है कि भाभी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लोगों ने बहुत ही अच्छा शादी किया है मेरा, मेरे पति बहुत ही अच्छे हैं, उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है, दिलो जान से मुझे चाहते हैं, मेरा घर परिवार, मेरी सास, सब बहुत ही अच्छे हैं, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। तभी उसका भाई आ जाता है, भाई से भी बड़े प्यार से मिलती है, भाई भी बहुत अपने प्यार से अपने बहन से मिलता है, और उसके बाद फिर अपने भाई से कहती है भैया घर परिवार सब सही है, आपने बहुत अच्छा लड़का ढूंढा है, और मैं काफी खुशहाल हूँ, किसी भी तरह का आप चिंता मत करिएगा। और उसके बाद अपने भाई से मिलने के बाद फिर जाने लगती है। उसकी भाभी सोचती है कि अरे मैंने तो कहाँ से गरीब और ऐसा मैंने लड़का ढूंढा था कि जो हम ये हमेशा परेशान रहे, ऐसा घर बार मैंने ढूंढा था कि जहाँ हमेशा ये दिक्कत में रहे, ये क्यों इतना खुश हो रही है, ये जरूर दिखावा कर रही है, इसे परेशानी तो है ही है। और ये कह करके वो उसकी भाभी खुश होना चाहती है, लेकिन वो फिर अपने भाभी से मिल करके, अपने भाई से मिल करके फिर कहती है भाभी अब मैं चलती हूँ, और उसके बाद अपने पति के साथ वापस अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल आ जाती है, कुछ दिनों तक काफी गुमसुम सा रहती है, तो फिर उसका पति विकास कहता है कि क्यों इतना गुमसुम हो, क्या दिक्कत है तुम्हें, क्या परेशानी है, हमें तो बताओ, मैं तुम्हारा पति हूँ। तो कहती है कि देखो मैं काफी
बचपन से ही अपने दिलो दिमाग में यही बैठा करके मैं रखी थी कि मुझे यूपीएससी करके आईएएस बनना है। लेकिन मैं बचपन से लेके आज तक तैयारी करती रही थी यूपीएससी का। लेकिन अब तुम्हारे साथ शादी होने के बाद मुझे लग रहा है कि ये मेरे जो ख्वाब हैं, ये ख्वाब ही रह जाएँगे। अब उसके बारे में सोचना ही बेकार है। तभी उसका पति विकास कहता है कि अगर तुम्हारा ख्वाब है, तुमने अगर सपना संजोया हुआ है कि तुझे यूपीएससी करके और तुम्हें बनना है कुछ, तुम्हें आईएएस बनना है, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, इतना घबराने की क्या ज़रूरत है? मैं मेहनत मज़दूरी करूँगा, रात-दिन काम करूँगा, लेकिन मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। तुम जितना पढ़ना चाहो, जितनी तैयारी करना चाहो, तुम तैयारी करो। जब वो अपने पति की ये बात सुनती है, तो तुरंत अपने पति के गले लिपट जाती है और अपने पति से प्यार करने लग जाती है। उसे वो भूल जाती है कि पीछे उसकी माँ, उसकी सास बैठी हुई है। वो इतना खुशी में झूम जाती है कि उसे कुछ भी पता नहीं चलता है। लेकिन तभी विकास कहता है, "अरे! पीछे माँ भी है, थोड़ा देख लो।" जब ये देखती है तो तुरंत अपने पति से दूर हो जाती है। विकास अपनी माँ से कहता है, "माँ, इनका ख्वाब है कि मुझे पढ़ना है और यूपीएससी करके मुझे आईएएस बनना है।" तो माँ कहती है, "अरे बेटी, अब पढ़ाई-लिखाई के चक्कर में क्यों पड़ी हुई हो तुम? कोई सिलाई-बुनाई वगैरह सीख लो जिससे 2 पैसे घर में आए। पढ़ाई-लिखाई में तो समय बर्बादी ही है।" लेकिन तभी विकास कहता है, "नहीं माँ, अगर जिसका जो करने की इच्छा है, तो उसको अपनी इच्छा पूरी कर देना चाहिए। तो इनको अगर पढ़ाई करना है तो इनको पढ़ाई करने दो। मैं काम करके और मज़दूरी करके और इनको किसी भी तरह से पढ़ाऊँगा।" माँ भी अपने बेटे की बात मान जाती है और फिर उस दिन से उसकी पढ़ाई-लिखाई की जो दिनचर्या है वो शुरू हो जाती है। विकास जाता है मार्केट से टेस्ट सीरीज़ वगैरह लेकर के आता है और अपनी पत्नी को देता है और पत्नी पढ़ाई करने लग जाती है। अब पत्नी का ये सपना होता है कि वो दिल्ली जाए और दिल्ली में जाकर के कोचिंग करे और वहाँ से यूपीएससी का तैयारी करे और वो अपने पति से बताती है कि ऐसा-ऐसा मैं सोची हूँ। इसमें थोड़ा पैसा लगेगा, अगर आप चाहो तो भेज दो और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, मैं यहीं से तैयारी करूँगी। उसका पति विकास कहता है कि क्यों नहीं, अगर तुम चाहती हो कि दिल्ली में जाकर के कोचिंग करके और अपनी तैयारी करो, तो मैं पैसे का बंदोबस्त करूँगा और तुम चले जाओ। विकास पैसे का बंदोबस्त कर लेता है और 2 दिन के बाद ही उसको ट्रेन में बैठा देता है और वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाती है। दोस्तों अभी कुछ ही दूर गई होती है, कुछ ही स्टेशन अभी वो पार की होगी ट्रेन, तभी उसको मैसेज आता है, तभी उसको फ़ोन जाता है कि तुम्हारे पति का काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और वो अभी आईसीयू में है। जैसे ही वो ये बात सुनती है, अगले स्टेशन पर उतर करके और फिर सीधे अपने घर वापस पहुँचती है और घर वापिस आती है तो उसकी सास बताती हैं कि वो हॉस्पिटल में है, बहुत ही बुरी कंडीशन है उसकी। वो हॉस्पिटल में जाती है तो उसका पति आईसीयू में था, काफ़ी कंडीशन उसकी बुरी थी, डॉक्टरों का कहना था कि अभी 2-3 दिन तक काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन है, अगर ये 2-3 दिन तक अगर सुधर जाएँगे तो सुधर जाएँगे, नहीं तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। अब वो पति का अपना सेवा-सत्कार करने लग जाती है, डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर साहब कैसे ये ठीक होंगे? डॉक्टर कहते हैं ठीक तो होंगे, हम लोग की कोशिश जारी है, लेकिन उसके लिए पहले आप पैसे का बंदोबस्त करिए। वो डॉक्टर से कहती है कि कितने पैसे लगेंगे डॉक्टर साहब? तो डॉक्टर कहता है कि आपको 5 लाख रुपए का कम से कम अभी बंदोबस्त करना पड़ेगा। वो परेशान हो जाती है, क्योंकि उसको कोचिंग के लिए उसके पति ने 1.5 लाख रुपए दिया था। वो 1.5 लाख रुपए अपने पास वो रखी थी। बाकी अब 3.5 लाख रुपए वो कहाँ से ले आए, किससे ले आए, वो सोचने लगती है। तभी उसके दिमाग में आता है कि अपने भाई के पास चलती हूँ और भाई से माँगती हूँ। वो भाई को फ़ोन करती है तो भाई उसका कहता है कि कोई बात नहीं बहन, अगर ऐसी कंडीशन है तो तुम घर पे चला जाओ, मैं तेरी भाभी को बता देता हूँ, तुम्हें जो भी पैसा चाहिए वो निकाल करके दे देगी। मैं अभी थोड़ा-सा ऐसे कंडीशन में यहाँ पर हूँ कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन जब मुझे जैसे ही फुर्सत मिलेगी मैं भाग करके आऊँगा। तू अभी चली जा घर पे और जाके भाभी से पैसे लेकर के आ जा। काफ़ी खुश हो जाती है सुनैना कि चलो भाई ने मदद कर दिया और वो पहुँच जाती है भाभी के पास। जैसे ही अपने दरवाजे पर जाती है, उसकी भाभी बाहर ही खड़ी होती है। वो भाभी से मिलती है और अपनी सारी चीज़ें जब भाभी को बताती है, तो भाभी उसको और ताने मारने लग जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या खैरात खोल करके रखी हो या तुम्हारे भाई ने कोई खैरात खोल करके रखा है?
मेरे भी मेरा भी परिवार है, मेरे भी बच्चे हैं, उनका खर्चा बर्चा कहाँ से चलेगा, मैं तुझे पैसा नहीं दूंगी। और यह कह करके उसको भगा देती है। सुनैना वहां से चली जाती है रोते हुए, और सोचती रहती है कि अब मेरे पति का जान कैसे बचेगा, अब कहाँ से पैसे का बंदोबस्त होगा। वहां से चलती है और जाकर के बस पकड़ती है अपने ससुराल जाने के लिए। तभी देखती है कि उसी बस में उसका बचपन का दोस्त, जो उसके साथ पढ़ा था 10वीं क्लास तक, नरेश नरेश उसी बस में बैठा हुआ था। वो जैसे ही सुनैना को देखता है, नरेश कहता है कि अरे सुनैना, तुम कहाँ से आ गई इस बस में। और जब सुनैना नरेश को देखती है तो वो भी दंग रह जाती, कहती है अरे नरेश, तुम कहाँ से इस बस में अभी आ गए। तो नरेश कहता है कि ऐसी बात है सुनैना कि मेरा सपना बचपन से ही था, तुम जानते ही हो कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना था और आईएएस बनना था, और उसी सपने को पूरा करने के लिए मैं दिल्ली कोचिंग करने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन तुम कैसी हो, तुम्हारा क्या है। तो सुनैना बताती है कि देखो मेरी तो शादी हो गई है, मेरे भी सपने थे यूपीएससी के, लेकिन अब मेरी शादी हो गई है। और शादी होने के बाद उससे बड़ी विपत्ति मेरे ऊपर ये आ गई है कि मेरे पति एडमिट हैं, और काफी सीरियस कंडीशन में है, आईसीयू में है, और कहीं से पैसे का बंदोबस्त नहीं हो रहा है। तभी नरेश कहता है कि इतनी छोटी सी बात, इसके लिए तुम चिंता कर रही हो, मैं पैसे का बंदोबस्त करता हूँ। और जो घर से वो लेकर के कोचिंग वगैरह के लिए पैसे कुछ जा रहा था, कुछ उसके पास थे, कुछ अपने पिता को फोन करके और पैसे मंगाता है, और 3.5 लाख रुपए का किसी भी तरह से बंदोबस्त करके और सुनैना को दे देता है। सुनैना बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि तुम्हारा ये एहसान मैं किस जन्म में चुका पाऊंगी। अगर तुम एक छोटा सा और एहसान मेरे ऊपर करना चाहोगे। तो नरेश कहता है मैं तुम्हें बचपन से चाहता हूँ, बचपन से हम लोग एक साथ पढ़े लिखे थे, हर चीज हमने अपना दुख दर्द बांटा था, तो तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो कहती है कि देखो मेरा भी ख्वाब था कि वहां जा करके दिल्ली में कोचिंग करूं और यूपीएससी की तैयारी करूं, लेकिन अब मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं वहां जा करके और कोचिंग की तैयारी कर पाऊंगा। तभी नरेश झट से बोल देता है कि बस इतनी सी छोटी सी बात से परेशान हो रही हो, मैं जा रहा हूँ यूपीएससी का कोचिंग करूंगा, और तुम अपना ईमेल आईडी दे दो, मुझे व्हाट्सअप नंबर दे दो, जो भी पढ़ाई होता रहेगा वो डेली का डेली तुम्हें मैं व्हाट्सअप पे और ईमेल पे भेजता रहूंगा। जो भी ऑडियो जो क्लास में चलेगा वो मैं ऑडियो रिकॉर्ड करके आप तुम्हें हमेशा सेंड करता रहूंगा, और तुम उसको पढ़ाई करते रहना। दोस्तों, जब सुनैना नरेश की ये बातें सुनती है तो नरेश के गले लग जाती है और कहती है कि तुम्हारे जैसा दोस्त और तुम्हारे जैसा मित्र अब इस दुनिया में नहीं मिलेगा। नरेश कहता है कि ऐसी बातें मत करो, और उसके बाद वो कहती है कि बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें। नरेश कहता है कि दोस्ती में कोई थैंक यू और कोई धन्यवाद नहीं होता है, दोस्त तो दोस्त होते हैं, और दोस्त का काम है दोस्त के बुरे समय में उसका मदद करना। उसके बाद फिर तब तक सुनैना का स्टॉपेज आ जाता है। सुनैना नरेश को बाय करती है, और बाय उसके बाद नरेश चला जाता है। सुनैना हॉस्पिटल में जाती है, पैसे जमा करवाती है, और उसके पति का ट्रीटमेंट चलने लगता है। और उसके बाद वो अपने पति के सेवा में और देख रेख में इस तरह से बिजी हो जाती है कि वो नरेश को फोन भी नहीं कर पाती है कि नरेश पहुंचा कि नहीं पहुंचा। जिस व्यक्ति ने इतना सारा पैसा उसको दिया, उसके कोचिंग का पूरा बंदोबस्त उसने किया, उसके पढ़ाई का सब कुछ किया, उसको फोन करके उसका समाचार भी नहीं ले पाती है। जब शाम को उसे याद आता है तो अपने आप को काफी गिरा हुआ महसूस करती है। लेकिन तभी नरेश का फोन आ जाता है और कहता है कि सुनैना, मैं कोचिंग में पहुंच गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं हुई। सुनैना कहती है यार, मैं भी कैसी नीच आदमी हूँ, तुम्हें मैंने फोन करके एक बार भी तुमसे बात नहीं किया कि तुम कहाँ पहुंचे हो। मैं अपने पति के हॉस्पिटल में इस तरह से बिजी हो गई कि मुझे याद भी नहीं रहा। तुम्हारे तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने इतनी मदद किया मेरी। नरेश कहता है कि फिर से धन्यवाद, ये अच्छी बात नहीं है, दोस्ती में कोई थैंक यू कोई धन्यवाद नहीं होता है। ठीक है, तुम अपने पति का सेवा करो, कल से मैं जब क्लास में जाऊंगा तो सारे नोट्स वगैरह वीडियो ऑडियो जो भी होगा सब कुछ तुम्हारे व्हाट्सएप और ईमेल पे भेजता रहूंगा, और तुम वहीं पर पढ़ाई करते रहना।
दोस्तों फिर यहाँ से सुनैना की पढ़ाई शुरू हो जाती है। वो पूरे दिन अपने पति का देखभाल करती है और रात को आकर के पूरी रात पढ़ाई करती थी। जो जो क्वेश्चंस, जो जो डेली क्लास चलते थे कोचिंग के, वो सारी चीजें वो व्हाट्सएप पे और ईमेल के द्वारा भेजता रहता था। जो भी ऑडियो क्लास के होते थे वो रिकॉर्ड करके और डेली का डेली सुनैना को भेजता रहता था और सुनैना उसको डेली का डेली उसका नोट्स बनाती थी और पढ़ती थी। इधर उसका पति रमेश भी धीरे धीरे ठीक होने लगा था और रमेश भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के घर आ जाता है। दोस्तों जब रमेश घर आ जाता है तो सुनैना और खुश हो जाती है। अब उसका साथी, उसका मददगार उसके सामने आ जाता है। अब तो वो और भी जोर शोर से अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है। अब रमेश से वो कहती है कि देखो, मैं घर का काम करती हूँ सारा, लेकिन जो ये नोट्स मुझे नरेश ने भेजा हुआ है, जो हर दिन भेजता है, जो भी ऑडियो वगैरह भेजता है, जो भी डेली का नोट्स होता है, उसको तुम कॉपी पर लिखते रहो। तुम इसको लिख करके और मुझे रात को दे दिया करना, मैं उसको पढ़ूंगी। और डेली का डेली वो पूरे नोट्स उसका पति तैयार करता रहता है। अपनी पत्नी के लिए वीडियोज वगैरह डाउनलोड करके डेली का डेली यूपीएससी का रखता है और वो रात को डेली पढ़ती थी। उसका जितना पढ़ सुनीता मेहनत करती थी, अ, जितना सुनैना मेहनत करती थी, उससे कहीं ज्यादा उसका पति दिन रात मेहनत करता था। अब दोनों पति पत्नी का मेहनत इतना रंग लाता है कि जब प्री एग्जाम होता है तो प्री में सुनैना काफी अव्वल आती है, टॉप 10 में उसका नंबर आता है। और उधर नरेश भी प्री एग्जाम में टॉप 10 में आता है। दोनों प्री निकाल लेते हैं। जब मेंस का एग्जाम होता है उससे पहले नरेश भी तैयारी जोरों शोरों से कर रहा होता है और सुनैना भी तैयारी कर रही होती है। नरेश को के दिल में ये था कि सुनैना पहले से ही पढ़ने में काफी होशियार है और मैं तो कोचिंग कर रहा हूँ, बाई चांस अगर मेरा नहीं निकला और सुनैना घर पे बैठ करके पढ़ाई करके अगर वो निकाल दी तो काफी बेइज्जती होगी। इस वजह से वो भी काफी जोर शोर से मेहनत कर रहा था और सुनैना भी सोचती थी कि नरेश का बाई चांस निकल गया और मेरा नहीं निकला तो काफी तकलीफ होगा। तो ये सोच करके वो भी बहुत मेहनत करती थी और सुनैना का सपोर्ट करने के लिए उसका पति रमेश था। दोस्तों काफी जोर जो शोर से रात दिन पढ़ाई करते हैं और उसके बाद मेंस का एग्जाम जब होता है तो दोनों दोस्त सुनैना और नरेश दोनों पहले मिलते हैं और दोनों एक दूसरे को धन्यवाद कहते हैं और उसके बाद दोनों एग्जाम देने के लिए जाते हैं। दोनों का एग्जाम काफी अच्छा हुआ था और उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो दोनों मेंस में भी टॉप 10 में आते हैं। अब रह जाता है इंटरव्यू और इंटरव्यू की तैयारी नरेश तो कर ही रहा था क्योंकि वो तो कोचिंग में था। कोचिंग में उसके पास सारे बंदोबस्त था इंटरव्यू का, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो सुनैना को था। सुनैना अभी इंटरव्यू का कैसे तैयारी करे, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा उसकी मदद उसका पति रमेश कर रहा था। रमेश जितने भी इंटरव्यू के वीडियोज वगैरह थे सारे डाउनलोड कर ले रहा था। डाउनलोड करने के बाद उसको खुद तैयार करता था और उसके बाद सुनैना को सामने बैठा करके और उसका इंटरव्यू लेता था, जैसे इंटरव्यूअर इंटरव्यू लेते हैं। इस तरह से सुनैना का तैयारी उसका पति करवाता है और उसके बाद सुनैना काफी अच्छे से तैयारी कर लेती है। जब इंटरव्यू होता है तो सुनैना के इंटरव्यू से जो टीम होती है इंटरव्यू वाली काफी खुश होती है क्योंकि सुनैना की जो जीवन में जो घटनाएं घटी थी, बिना माँ बाप की बेटी, उसके बाद भाई और भाभी का उसके प्रति जो काम था और एक गरीब परिवार में एक पति के सपोर्ट से जिस तरीके से वो आज इस स्टेज पर पहुंची थी, इंटरव्यूअर वो सब चीजें जब उसका सुनते हैं तो काफी तकलीफ में होते हैं, काफी गदगद होते हैं। उसका इंटरव्यू लिया जाता है तो हर तरफ से उसने इतना सुंदर इंटरव्यू दिया था कि इंटरव्यूअर सब खुश हो जाते हैं और इंटरव्यू में उसका टॉप 1 नंबर आता है। मतलब उस इंटरव्यू में फर्स्ट स्थान उसका आता है। दोस्तों जब इंटरव्यू हो जाता है, जब फाइनल सिलेक्शन होता है तो उसके बाद जब देखा जाता है तो पहला जो नंबर था वो सुनैना का था और सेकंड नंबर जो था वो नरेश का था। दोनों फर्स्ट सेकंड आए थे और नरेश ने फिर उस रिजल्ट को फोन करके सुनैना को बताया कि सुनैना, तुम यूपीएससी पास कर गई हो और तुमने फर्स्ट मतलब पहला स्थान तुमने प्राप्त किया है और दूसरा स्थान मेरा है। दोस्तों जैसे ही ये सुनैना को पता चलता है, सुनैना
दहाड़े मार मार करके रोने लगती है। उसका पति कहता है क्यों रो रही हो। नरेश भी दूसरे दिन ट्रेन पकड़ करके और उसके पास पहुंच जाता है और कहता है कि इंटरव्यू का जब तुम्हारा रिजल्ट बताया तो तुम क्यों रो रही थी, क्या ऐसा दिक्कत हो गया था तुम्हें। आदमी खुश होता है कि यो यूपीएससी में आईएएस बनने जा रहा है, यूपीएससी क्रैक कर लिया है उसने, और तुम रो रही थी। तो सुनीता फिर रोने लगती है, सुनैना, और कहती है कि मेरे साथ जो जो घटनाएं घटी है वो शायद तुम्हें उतनी चीजें पता नहीं है। तब फिर सुनैना का पति नरेश को सारी चीजें बताता है, एक एक चीज। नरेश भी जब सुनता है तो वो भी गमगीन हो जाता है, उसके भी आंखों से आंसू बहने लगते हैं कि इतने कष्ट में, इतनी परेशानी झेल करके एक लड़की आज आईएएस बनने जा रही है, वो भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है इसने। दोस्तों, उसके बाद परिवार में काफी फंक्शंस वगैरह, खुशी मनाया जाता है आईएएस बनने का। और फिर 2-4 दिनों के बाद रक्षाबंधन होता है। अब सुनैना सोचती है कि इस बार रक्षाबंधन में मैं जरूर अपने भाई को राखी बांधने के लिए जाऊंगी। और फिर वो दिन आता है तो अपने पति को लेकर के वो अपने गांव जाती है अपने भाई को राखी बांधने के लिए। जैसे ही गांव पहुंचती है तो उसकी भाभी सामने ही मिल जाती है। भाभी कहती है कि क्या हुआ तुझे, आज फिर कुछ मांगने के लिए आ गई। रक्षाबंधन पहले तो तू राखी भेज देती थी, आज जब तुम्हें पैसे की कुछ जरूरत पड़ी होगी इसलिए तू फिर से आ गई यहाँ पर मांगने के लिए। अच्छा, उसने जब सुनैना आईएएस बन चुकी थी और जब वहां गई तो अपनी प्राइवेट गाड़ी से हो गई। उसके पास सरकारी गाड़ी तो उसको मिली थी, लेकिन वो सरकारी गाड़ी से नहीं गई, प्राइवेट गाड़ी से गई। इसलिए उसके भाभी वगैरह को कुछ भी पता नहीं था। और उसने कभी भी न्यूज वालों को या कभी टीवी वालों को कभी नहीं बताया कि तुम लोग इस चीज का चलाओ या किसी को पता चले कि मैं आईएएस बन चुकी हूँ। सारी चीजों को गुप्त रखा था। और फिर जब वो अपनी भाभी के पास पहुंचती है तो भाभी उसके साथ मिसबिहेव करती है और कहती है तू फिर से पैसा लेने के लिए आ गई है। तभी उसका भाई सामने से आता हुआ दिखता है, अपनी बहन को जैसे ही देखता है वो खुश हो जाता है और कहता है आजा बहन, राखी बांध दे। ये अपने भाई को राखी बांधने लग जाती है, तभी उसकी भाभी आकर के हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि पहले ही मैं तुझे बता रही हूँ, राखी बांधने के बाद कोई बड़ा नेक अपने भाई से नहीं मांगने लग जाना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो पहले ही बता देना, अगर तुझे कुछ मांगना होगा तो पहले ही मुझे बता देना, बेशक राखी नहीं बांधना, चले जाना, लेकिन कुछ मांगना नहीं अपने भाई से। तभी सुनैना कहती है कि मैं कुछ भी मांगने के लिए नहीं आई हूँ भाभी। और उसका भाई भी परेशान होने लगता है कि ये क्या कह रही है। सुनैना कहती है कि मैं कुछ नहीं मांगूंगी भाभी, ये मेरा वादा है, मुझे बस अपने भाई को राखी बांधना है। अपने भाई को राखी बांध करके और फिर वो चलने लगती है। उसका भाई उसे गाड़ी तक छोड़ने के लिए आता है तो पीछे पीछे उसकी भाभी भी आती है कि कहीं गाड़ी के पास जा करके इसका भाई इसको कुछ देने न लग जाए। जैसे ही वो गाड़ी पर के पास पहुंचता है तो उधर से एक जिप्सी आ रही होती है, जिस जिप्सी में उस जिले का एसपी होता है। एसपी तुरंत जिप्सी से उतरता है और सुनैना को सल्यूट मारता है। सुनैना को जैसे ही वो सल्यूट मारता है, उसका भाई देख रहा होता है, उसका भाई भी तो सब इंस्पेक्टर होता है। उसका भाई अपने एसपी को सल्यूट मारता है और एसपी जो है सुनैना को सल्यूट मारता है। उसके भाई और भाभी दोनों उस एसपी को और सुनैना को दोनों को देखते रह जाते हैं। और एसपी साहब को कहता है उसका भाई, साहब ये मेरी बहन है, काफी गरीब है, कभी कभी हम लोगों के यहाँ आ जाती है, हम इसकी कुछ मदद कर देते हैं, इसका पति कुछ काम नहीं करता है तो हम लोग अपनी बहन का मदद करते हैं। तभी उसकी भाभी बोलती है कि हाँ साहब, ये ऐसे ही लाचार औरत है, कम पढ़ी लिखी है और किसी भी तरह से अपने बच्चों का गुजारा करती है, हम लोग इसका मदद कर देते हैं। तभी एसपी साहब डांटते हैं उन दोनों को और कहते हैं कि नमक हरामो, तुम्हें ये पता नहीं है कि ये कौन है, ये इस जिले की कलेक्टर मैडम है, ये जिलाधिकारी हैं इस जिले की, और तुम लोगों को ये भी पता नहीं है कि ये कौन है। सारी कहानी मुझे पता है कि तुम लोगों ने अपनी बहन के साथ
कैसा व्यवहार किया था, लेकिन ये इनकी महानता है कि इसके बावजूद तुम लोगों के पास आ रही हैं। इनके पास गवर्नमेंट की दी हुई गाड़ी है, लेकिन ये गाड़ी से नहीं आई, ये अपना प्राइवेट व्हीकल लेकर के आई हैं कि तुम लोगों को ये ना पता चले कि ये कलेक्टर बन चुकी है, बहुत आगे बढ़ चुकी है, और तुम लोगों ने जो इनके साथ मिसबिहेव किया है, इसका तुम लोगों को भुगतान भुगतना पड़ेगा। और ये जो तुम आज इंस्पेक्टर बना हुआ है, तुम सब इंस्पेक्टर था, लेकिन इंस्पेक्टर बनाने वाली भी यही है। इन्होंने ही कह करके तुम्हारे 3 स्टार लगवाया था, लेकिन इस चीज का तुम लोगों को कुछ भी नहीं है, और इनके इनके साथ ही तुम लोग मिसबिहेव करते आ रहे हो। काफी एसपी साहब दोनों को डांटते हैं। जब उसके भाई और भाभी को ये पता चलता है कि मेरी बहन तो कलेक्टर बन चुकी है, दोनों पैरों पर गिरने लग जाते हैं और कहने लगते हैं कि सुनैना माफ कर दो, हम लोगों से गलती हो गई। उसकी भाभी कहती है कि सुनैना, मैं अपने परिवार को देखने के लिए, कि मेरे बच्चों के लिए खाने पीने की कमी होगी, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया, माफ कर दो, मुझसे जो गलती हो गई उसके लिए क्षमा कर दो। सुनैना कहती है कि आप लोग परेशान मत होइए, मेरे दिल में कोई भी तकलीफ नहीं है आप लोगों के लिए, मैं हमेशा आप लोगों की मदद करूंगी। जो भी आप लोगों ने किया वो समय ऐसा था, और उस समय के हिसाब से आप लोगों ने जो भी किया अच्छा किया। उसके बाद जो एसपी होता है वो कहता है कि मैडम, आज पूरे कलेक्टरों की मीटिंग है, आपको पता होगा, इसीलिए मैं आया हूँ आपसे मिलने के लिए। तो मैडम कहता है कि चलिए चलते हैं। मैडम भी और जो एसपी होता है दोनों उसी जिप्सी में बैठते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। और वहां पर जितने भी कलेक्टर थे सबका मीटिंग था। वहां नरेश भी आया हुआ था, क्योंकि वो भी एक जिले का कलेक्टर बन चुका था, और सुनैना भी कलेक्टर बन चुकी थी। वहां पर जाकर के मीटिंग होती है। मीटिंग होने के बाद फिर नरेश और सुनैना दोनों बाहर आते हैं। सुनैना कहती है नरेश से कि नरेश, मुझे आज तक ये पता नहीं चला कि तुम किसी लड़की से प्यार करते भी हो या नहीं करते हो, क्या तुम्हें शादी वगैरह करने का विचार है या नहीं। तभी नरेश कहता है कि मैं प्यार तो करता था, मैं एक लड़की से दिलो जान से प्यार करता था, लेकिन उसको किसी और ने उड़ा ले गया। तो कहती, कौन है वो लड़की खुशनसीब जिसे तुम प्यार करते थे। तो नरेश कहता है कि वो तो मेरे सामने ही है, तुम्ही से तो मैं प्यार करता था। तभी सुनैना गुस्सा होने लगती है, कहती है कि तुम्हें पता है, अगर मेरे पति को ये पता चल जाएगा तो तुम्हारी चटनी बना देगा। नरेश कहता है कि चटनी बना दे या कुछ भी बना दे, करता था तो करता था, और ये आज तुम्ही से नहीं बता रहा हूँ, ये तो पहले ही तुम्हारे पति को भी मैं बता चुका हूँ, तुम्हारे पति को सारी चीजें पता है। वो कहती है ऐसा क्या। तभी उसका पीछे से उसका पति आ रहा होता है रमेश, और रमेश आते ही वो कहता है कि सिर्फ चटनी नहीं बनाऊंगा, तुम्हारा चटनी बना करके खा जाऊंगा। तीनों लोग हंसने लग जाते हैं और माहौल काफी खुशनुमा हो जाता है। दोस्तों, उसके बाद जो नरेश होता है उसका मित्र होता है एक, उसी मीटिंग में एक और आईएएस सुरभि आई होती है। सुरभि से बातचीत होने लगता है और सुरभि से आने वाले समय में वो शादी कर लेता है। इधर रमेश और सुनैना खुशी पूर्वक अपना जीवन निर्वाह कर रहे होते हैं। अगले 1 साल के बाद सुनैना को एक संतान की प्राप्ति होती है, एक सुंदर सी कन्या की प्राप्ति होती है, एक बेटी होती है। घर परिवार काफी खुशियों से महक जाता है। सुनैना अपने भाई और भाभी का भी हमेशा मदद करती रहती थी। जब भी उनको जरूरत पड़ती थी, पैसे रुपए से लेकर के सब कुछ का हेल्प करती रहती थी, और काफी अच्छा, पब्लिक में भी काफी एक अच्छा फिगर थी। पब्लिक का भी हमेशा सपोर्ट करने वाली वो डीएम थी। जिस जिले में भी गई, उस जिले में उसका हमेशा गुणगान लोग करते रहे। दोस्तों, इस तरह से एक परिवार जहाँ पर एक भाई और भाभी के द्वारा, भाई तो नहीं कहा जाएगा, भाभी के द्वारा सताई हुई एक लड़की और अपने मेहनत के बलबूते पर एक कलेक्टर बनी, और कलेक्टर बनने के बाद भी उसके साथ जो भी दुर्व्यवहार उसके भाई और भाभी ने किया, सब चीज को भूल करके और आजीवन उनकी मदद करती रही। ऐसी महिला
बिरला ही होती है। आज रक्षाबंधन के दिन एक भाई और बहन बहन के रिश्ते के लिए ये कहानी बताना काफ़ी ज़रूरी था और इसीलिए कहते हैं कि भाई-बहन का रिश्ता काफ़ी पाक होता है और जब तक ये रिश्ता कायम रहता है भाई-बहन का, तब तक परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। दोस्तों कहते हैं कि सिर्फ़ भाई ही नहीं बहन के लिए हमेशा तैयार रहता है, बल्कि बहन भी अपने भाई के लिए जीवन भर जब तक जीती है, तब तक हमेशा तैयार रहती है कि कभी भी कोई भी कष्ट अगर मेरे भाई के ऊपर आएगा, तो मैं उस कष्ट को अपने भाई के पास जाने से पहले मैं उसको झेल लूँगी और भाई भी हमेशा तैयार रहता है अपनी बहन की मदद के लिए। यही है यही है हमारे हिंदुस्तान की ख़ासियत। दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी का कौन-सा किरदार आपको सबसे अच्छा लगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।